आदाब। इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। लोकसभा इंतखाबात करीब हैं। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 मरहलों में वोटिंग होगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों की सरगर्मियों को तेजी से देखा जा रहा है। बिहार में अजीम इत्तेहाद में सीटों का ऐलान हो गया है। वहीं येदियुरप्पा की डायरी पर कांग्रेस के सवाल का बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। उधर क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा के एयर स्ट्राइक पर दिए बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाले इलेक्शन की सरगर्मियों से करते हैं आपको बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार पार्लिमानी सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला जारी है। अजीम इत्तेहाद पर सभी की नजरें जमी हुई थी। आखिरकार अजीम इत्तेहाद की जानिब से सीटों की तकसीम का ऐलान भी कर दिया गया। बिहार में आरजेडी 20 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, आरएलएसपी 5 सीटों पर, जीतन राम मांझी की सियासी पार्टी हम 3 सीटों पर, वीआईपी 3 सीटों पर, जबकि सीपीआई आरजेडी के कोटे से 1 सीट पर इंतखाब लड़ेगी। महागठबंधन में दलगत सीटों का विवरण इस प्रकार है। राजद 20, कांग्रेस 9, राजोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3, माले राजद कोटा से 1 और जो प्रथम चरण का जो चुनाव उसका नॉमिनेशन प्रारंभ हो चुका है, उसकी स्थिति इस प्रकार है। संसदीय क्षेत्र गया, दल वहां पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, चयनित उम्मीदवार माननीय श्री जीतन राम मांझी। गया के बाद नवादा संसदीय क्षेत्र, वहां से राजद के उम्मीदवार श्रीमती विभा देवी। जमुई संसदीय क्षेत्र, वहां पर जो दल हैं रालोसपा श्री भूदेव चौधरी जी। औरंगाबाद हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, उम्मीदवार हैं श्री उपेंद्र प्रसाद। उधर कांग्रेस ने कर्नाटक के साबिक वजीर आला येदियुरप्पा की डायरी का जिक्र करते हुए बीजेपी पर सवाल उठाया, तो बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देने में देरी नहीं की। इस तथाकथित डायरी से 5 तथ्य सामने आते हैं। नंबर 1, 2690 करोड़ रुपया वसूला गया और 1800 करोड़ रुपया, 1000 प्लस 800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पहुंचाया गया। मई 2008 से जुलाई 2011 के बीच में येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे। ये तथाकथित डायरी, जिस पे हर पेज पर उनके सिग्नेचर्स हैं, ये तथाकथित डायरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेतृत्व के नाम हैं। तथाकथित तरीके से 1000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल कमेटी को दिया गया। उसमें नरेंद्र मोदी जी से लेकर, अरुण जेटली जी से लेकर, राजनाथ सिंह जी से लेकर, गडकरी जी से लेकर सब बैठते हैं। और फिर इंडिविजुअल लीडर्स का नाम भी इसमें है, जिन जिन तक ये पैसा पहुंचा। परिवार को बचाने में लगी हुई कांग्रेस पार्टी, और जब कुछ नहीं मिलता है तो झूठ और फरेब पे उतर जाती है। कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न है, समझिए। एक मैगजीन कैरवा में आर्टिकल छपता है या छपवाया जाता है, और उसके बिना पर प्रेस की जाती है। उसके बिना पर स्पॉन्सर्ड पीआईएल फाइल किया जाता है। याद करिए, जस्टिस लोया का एक मामला हुआ था, उनकी डेथ को लेकर। उनके परिवार को कोई शिकायत नहीं थी 3 साल तक। एकाएक एक आर्टिकल छपता है, फिर एक स्पॉन्सर्ड पीआईएल फाइल होता है, फिर जुडिशरी के ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं, और बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको बहुत ही सख्त भाषा में डिसमिस करता है। साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन्होंने
वजीर खजाना अरुण जेटली और वजीर कानून रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। अरुण जेटली ने कहा कि गौतम गंभीर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शख्सियत से मुतासिर हैं, इसलिए इन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। गौतम गंभीर ने कहा कि पार्टी इन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उसे पूरा करेंगे। गौतम गंभीर ने बाद में पार्टी सदर अमित शाह का भी इस्तकबाल किया और उनसे मुलाकात की। कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी का काफी विस्तार हुआ है। देश के अन्य हिस्सों में भी पहले जहां हम कमजोर होते थे वहां भी विस्तार हुआ है। श्री गौतम गंभीर प्रसिद्ध नाम है, बहुत दशकों तक क्रिकेट खेलते रहे और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा स्थान हासिल किया। इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडक्शन अपनी पार्टी में मानते हैं। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। टिकट मिलने के बाद कई चेहरे मुस्कुरा उठे तो कई चेहरे मुरझा गए। 2019 की इंतखाबी जंग, बीजेपी ने जारी की 184 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। यूपी में 28 उम्मीदवारों पर लगी मुहर। मौजूदा 6 मेंबर पार्लियामेंट का कटा टिकट। बीजेपी ने लंबे गौर फिक्र के बाद 2019 के आम इंतखाबात के लिए 184 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी से दोबारा इंतखाब लड़ेंगे, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी की गांधीनगर सीट से बीजेपी सदर अमित शाह पहली बार चुनाव लड़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव। पहली फहरिस्त में यूपी से 28 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वजीर-ए-आज़म के अलावा लखनऊ से वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, बागपत से सत्यपाल सिंह, गाजियाबाद से वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, मथुरा से हेमा मालिनी, बरेली से संतोष कुमार गंगवार, सहारनपुर से राघव लखनपाल, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, उन्नाव से साक्षी महाराज के साथ 28 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। केंद्रीय संसदीय बोर्ड का, उत्तर प्रदेश पार्टी का, आगरा पार्टी का, समस्त प्रदेश नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा जो संसदीय बोर्ड में बैठे थे कि उन्होंने आगरा जैसी महत्वपूर्ण सीट पर मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ लड़कर चुनाव जीत सकता हूँ और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग कर सकता हूँ। तो इस बार वापस मुझे टिकट देने के लिए मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अमित शाह जी हैं और बाकी जितने भी मंत्री लोग जो बैठे थे, तो मुझे वापस चुना है, इसके लिए उनको मैं पहले धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे तो विकास करना इसीलिए आई हूँ मैं। इसके साथ ही पार्टी ने मौजूदा 6 मेंबर पार्लियामेंट के टिकट काटकर कड़ा पैगाम दिया है। शाहजहांपुर से मेंबर पार्लियामेंट कृष्णराज, आगरा से राम शंकर कठेरिया, फतेहपुर सिकरी से बाबूलाल, संभल से सत्यपाल सैनी, हरदोई से अंशुल वर्मा और मिश्रिक से अंजू बाला का टिकट काटकर इलाके के लोगों की नाराजगी के साथ साथ जात पात की सियासत को बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के ये उम्मीदवार पार्टी के उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक पर मुतनाज़ा बयान दिया है। इन्होंने दहशतगर्दाना हमले पर कहा कि इस तरह के हमले होते रहते हैं। इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक में दहशतगर्दों की हलाकत की तादाद पर भी सवाल उठाए हैं। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी खेमे में हलचल देखी जा रही है। बीजेपी के लीडरों ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है और सैम पित्रोदा के बयान को सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो लोग इस देश को समझते नहीं हैं, इस देश की सुरक्षा को नहीं समझते, इस देश के सेंटिमेंट और जज्बात को नहीं समझते,
केवल वही इस प्रकार का बयान दे सकते हैं। कल स्ट्राइक भी यही थी और एयर स्ट्राइक्स भी यही थी। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी निंदा की हो। हमारे दोनों ऑपरेशन सफल हुए, टेररिस्टों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब आज का यह बयान श्री सैम पित्रोदा का यह दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि यह गलत किया हमने। यह तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, और किसी ने अगर कहा, यह तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल यह पाकिस्तान ने कहा। पाकिस्तान मान रहा है, सारी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी है, लेकिन यह कांग्रेस है कि जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आज इनके बयान हीरो के जैसे दिखाए जाएंगे पाकिस्तान टीवी पर। देश के नौजवानों का अपमान करने वाली कांग्रेस, देश के सेना के शौर्य पर चिन्ह लगाने वाली कांग्रेस, और पाकिस्तान का बहुत ही बेहुदा बचाव करने का प्रयास, ये निंदनीय है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अपोजिशन वजीर आजम से परेशान है, इसलिए इस तरह के बेतुके बयान दे रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने इस हवाले से बातचीत सैम पित्रोदा के बयान के हवाले से आइए आपको दिखाते। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के कई उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, और उसके बाद बयानबाजी का जो दौर चल रहा है, इस मामले बात करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सर, जिस तरह से अब बयानबाजी का दौर चल रहा है, पुलवामा अटैक को लेकर जिस तरह से सेना के जवानों पर को लेकर राम गोपाल यादव का जो बयान आया है, उस पर आपकी क्या? देखिए, मैं मोदी जी के परफॉर्मेंस से परेशान, ये जो पिटे हुए पॉलिटिकल पराक्रमी हैं, उनका गाली गैंग सक्रिय है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परफॉर्मेंस से देश के प्रोग्रेस के लिए उन्होंने जो किया, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये पिटे हुए पॉलिटिकल गाली गैंग की सक्रियता आप देखें, चुन चुन करके गालियां दी जा रही हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो कोई तर्क नहीं है, कुतर्कों से पूरी तरह से परेशान है, और इसलिए जो है वो इस तरह के भाषा और इस तरह के शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं। कल उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले में जब हमारी सत्ता आएगी, जब हम इस मामले की जांच करवाएंगे, कई बड़े लोग इसमें फंसने वाले हैं। देखो, उन्हें भी मालूम है कि जो है इस तरह के सपने सिर्फ सपने ही है, सच्चाई नहीं है। आज देश जो है वो आप जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली चुन चुन कर देंगे, उतना ही देश के लोग आपको उसका जवाब देंगे। सर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीट हैं जो काफी इस बार उस पर नजर रखी जा रही है। अमेठी की बात कर ले, रामपुर की बात, तो अमेठी की अगर बात करें तो वहां पर कई जो है, किस तरह से आप लोग अपनी रणनीति? देखिए, स्मृति जी लगातार अमेठी में अपने चुनाव अभियान और लोगों के बीच में संपर्क संवाद करती रही है, इसलिए जो है वो राहुल गांधी जी चुनाव वहां लड़ेंगे, कौन वहां चुनाव लड़ेगा ये तो कांग्रेस को तय करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां से प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, वहां पर महागठबंधन को लेकर जिस तरह से काफी हो हल्ला हुआ, अब क्या लग रहा है कि अब वो कहां तक पहुंचे? क्योंकि अभी तक सीटों का बंटवारा सही तरीके से अभी तक साफ नहीं हो पाया उन लोगों का। देखो, ये जो गठबंधन की गुनाहों की गठरी है, इसमें बहुत सी गांठें हैं। अब वो गांठें खुलते खुलते क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। क्या सही हो पाएगा उसका महागठबंधन? अब इस गुनाहों की गठरी में जब गांठें बहुत ज्यादा होती हैं, तो अब हर गांठ जो है वो अपनी कहानी बताती है, क्या कहानी कहती है। और आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये गठबंधन बनने से पहले ये हाल है, तो अगर कहीं ये गठबंधन मिलकर लड़ भी रही है तो क्या होगा बाद में, ये समझ सकते हैं। हालांकि इस सारे इशारे में इन्होंने काफी कुछ बता दिया, लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि अब महागठबंधन किस रुख अख्तियार करता है, और इसके साथ ही अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल शाख गुलबर्गा ने मकामी एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करने की तरदीद की है। मकामी जिम्मेदारान के मुताबिक मीटिंग के ताल्लुक से मीडिया में मनफी खबरों से ऐसा तासुर पैदा हुआ है जो कि मिल्ली कौंसिल का मौक़िफ़ नहीं है। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल शाख गुलबर्गा की जानिब से तलब करदा ये मशावरती इजलास रियासती सतह पर मीडिया में खूब मौज़ूए बहस बना हुआ है।
इस इजलास में शुरका, मकामी एमपी और कांग्रेस के लोकसभा लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे पर सख्त बरहमी जाहिर कर रहे हैं। खड़गे के कौमी शनाख्त होने की वजह इस इजलास के वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। खड़गे साहब के बिल्कुल खिलाफ कीजिए, ओपनली कीजिए। मैं तो ओपन आ गया। क्या बात है, क्या बात, मैं ओपन हूँ। और जिस दिन से इस्लाम की जो है आज ये दुनिया से जो पर्दा कर रहे हैं, उसमें उसकी शरारत, उसकी जिद शामिल थी। आज दुनिया में बहुत तकलीफ दिया है हमारे लीडर को। इन वीडियोस को मकामी मीडिया ने भी हाथों हाथ लिया है। मकामी मीडिया शुरका इजलास के खड़गे मुखालिफ मौकिफ को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का मौकिफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग के वीडियोस के मंजर आम पर आने के बाद गुलबर्गा से बेंगलुरु और दिल्ली तक सियासी हलचल देखी जा रही है। मामला उस वक्त मजीद तूल पकड़ गया जब हल्का लोकसभा गुलबर्गा से बीजेपी के मुतवक्के उम्मीदवार डॉक्टर उमेश जाधव ने इसका खैर मकदम किया। मिल्ली काउंसिल ऑफ इंडिया को मैं धन्यवाद करता हूं। आप बहुत अच्छा डिसीजन लिए, हम आपके साथ रहेंगे। हम सब मिलकर सारे हिंदुस्तान का तरीके के लिए काम करेंगे, इंसानियत के तरीके के लिए काम करेंगे, सबको भाईचारा के लेके काम करेंगे, सब मिलकर एक का एक इज्जत देने का काम करेंगे बोल के आप हमारे साथ दिए। आपका जो स्टेटमेंट है हम भी बहुत खुश हुए। हमको एक बहुत बड़ा हिम्मत मिला है बोल के उनको आपके जरिए उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी यानी मिल्ली काउंसिल ऑफ इंडिया शाख गुलबर्गा ने इस ताल्लुक से वजाहत पेश की है। मिल्ली काउंसिल ऑफ इंडिया के रीजनल सेक्रेटरी ने इस जिम्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काउंसिल का मौकिफ साफ किया। उनकी जो राय थी वो उनकी जाती राय थी, उससे मिल्ली काउंसिल का इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपना जो राय थी रखी उन्होंने, लेकिन उसको मिल्ली काउंसिल का जो फैसला है, निर्धार है, निर्णय इस नमूने के डिसाइडेड, ये लफ्ज़ काना और इंग्लिश अखबारात में उसको रिलीज़ किया गया है, जो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के मुताबिक सेकुलर ताकतों के हाथ मजबूत करना और आइन के तहफ्फुज को यकीनी बनाने वालों की हिमायत करना इसका मौकिफ है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। हल्के लोकसभा गुलबर्गा से बीजेपी ने कांग्रेस के बागी एमएलए डॉक्टर उमेश जाधव को उम्मीदवार बनाया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस डॉक्टर उमेश जाधव को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत घेरना चाहती है। हल्का लोकसभा गुलबर्गा से बीजेपी ने कांग्रेस के बागी एमएलए डॉक्टर उमेश जाधव को उम्मीदवार बनाया है। 4 मार्च को उमेश जाधव की जानिब से असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देने के बावजूद स्पीकर ने अभी इसे मंजूर नहीं किया है, इसलिए ये मामला कानूनी उलझनों का शिकार हो गया है। मेरा इस्तीफे का कुछ क्लैरिफिकेशन पूछा है, वो क्लैरिफिकेशन दिया हूँ। बहुत सिंपल क्लैरिफिकेशन थे, मैं खुद जाके क्लैरिफिकेशन देके आया हूँ। उसके बाद स्पीकर साहब टूर पे दिल्ली में है, उन्होंने आते ही मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन का कहना है कि डॉक्टर उमेश जाधव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की खिलाफवर्जी में कहीं भी मुल्जिम नजर नहीं आते, इसलिए कानूनी लड़ाई में कोई दम नहीं है। अगर यहाँ डिस्क्वालीफाई हो गए आप एमएलए के लिए, तो एमपी के लिए भी आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, बॉटल नेक्स्ट नहीं है, उसके लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करना या नहीं करना, वो प्रोसीडिंग्स स्पीकर के पास पेंडिंग है। तो स्पीकर जो है उसको एक्सेप्ट करता है तो रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करने के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है, एक्सेप्ट करना ही पड़ता उसको। दूसरी जानिब असेंबली स्पीकर रमेश कुमार ने डॉक्टर उमेश जाधव के ताल्लुक से दरखास्तों के लिए 25 अप्रैल को हियरिंग मुकर्रर की है। स्पीकर के मुताबिक ये मुनफरिद नौइयत का मामला है। माजी में मुल्क में इस तरह की कोई नज़ीर नहीं मिलती, इसलिए वो कानूनी माहिरीन से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से सियासी हिस्सेदारी का मुतालबा अक्सर किया जाता है। इस मामले को लेकर सियासी पार्टियां कहती हैं कि हम किसी उम्मीदवार का मजहब देखकर
नहीं बल्कि जीत हार को सामने रखकर टिकट देते हैं। गुजरात में 15 से 17% पटेल आबादी है और इन्होंने असेंबली से लेकर लोकसभा में बेहतरीन पकड़ बना रखी है। ऐसे में सवाल उठता है कि 10% आबादी वाले मुस्लिम बिरादरी के लोग आखिर पीछे क्यों हैं? कुछ लोग इसके लिए सियासी पार्टियों के जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसके लिए गुजरात के फिरकावाराना जहनियत को जिम्मेदार बता रहे हैं। पार्टी बिल्कुल मेहनत नहीं करती है, तो मेरा सवाल ये है कि फिर मुसलमान क्यों कांग्रेस के पीछे जाती है, क्यों मुसलमान फिर बीजेपी के पीछे जाते हैं? हमारे गुजरात ही की मिसाल देख लीजिए, आदिवासियों का इलाका है, वो भी 14% है, हम भी 14% है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और मजबूत है, भले वो लोग जो है जीते हो या न जीते हो, लेकिन पार्टी बनाने के बाद उनके मुतालबात तो पूरे हो रहे हैं। लेकिन ये पार्टी की जिम्मेदारी है, जो भी पार्टी की मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर जो लोग समाज के मसाइल को समझती है, उन लोगों से मशवरा किया जाए। कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है, जब भी भेजा तो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम को भेजा है। अहमद पटेल जी 2 मरतबा बनकर गए, MP अकबर चावड़ा गए, इधर से अहमदाबाद से एहसान जाफरी भी गए। दूसरा एक इरशाद मिर्जा जी को भी 96 में टिकट दिया गया था, मकसूद मिर्जा को टिकट दिया गया। यानी पूरी कोशिश रहती कांग्रेस पार्टी का कोई न कोई नुमाइंदा गुजरात से जाए। एक वक्त ऐसा होता था कि गुजरात में कांग्रेस सरकार में 18 मुस्लिम MLA होते थे। आज कांग्रेस में भी कितने हैं? कम है। क्यों कम है? क्या कांग्रेस ने विचारधारा बदल डाली? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको सर्वाइव वो कैसे होगी कि उससे कैंडिडेट जीत के आएंगे। विनिंग कैंडिडेट को टिकट मिलता है। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए नांदेड़ से कांग्रेस पार्टी ने रियासती सदर और मौजूदा रुकने पार्लियामेंट अशोक चौहान को ही फिर से अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। यही वजह है कि अशोक चौहान ने इंतखाबी तशहीरी मुहिम शुरू कर दी है। पहले मरहले में अशोक चौहान समाज के अलग अलग तबकात के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इन्हें मौजूदा हालात में कांग्रेस पार्टी के हक में वोट डालने पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नांदेड़ के बागवान बिरादरी की जानिब से मुनक्किदा एक मीटिंग में अशोक चौहान ने शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए अशोक चौहान ने शिवसेना और बीजेपी को कैंसर से ताबीर किया और साथ ही मुसलमानों को तहफ्फुज़ फराहम कराने का भी इन्होंने यकीन दिलाया। उधर अकोला जिले में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में इंतखाबात के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्लिम खवातीन की शनाख्त के लिए खुसूसी तौर पर खातून मुलाजमीन को तैनात करने का मंसूबा बनाया गया है। मुस्लिम खवातीन को इंतखाबात के दौरान पर्दे को लेकर कोई तनाज़ा ना हो, इसके लिए खातून मुलाजिमा ही मुस्लिम खवातीन की चेकिंग करेंगी। अकोला लोकसभा मतदार संघ के अंदर जितना भी मुस्लिम बहुल एरिया में जितने भी मतदान केंद्र है, वो 442 मतदान केंद्रों पर जहां मुस्लिम महिलाओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पर्दानशीन लेडी हम अपॉइंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर मतदार की ओळख आइडेंटिफिकेशन किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि जो भी मतदार वहाँ पे आया है उनका नाम ही मतदार यादी में है और उन्हीं का वो मतदान कर रहे हैं। उसके लिए ऐसी महिलाओं की अपॉइंटमेंट हम लोग हर मतदान केंद्र पे कर। तो इसी के साथ इलेक्शन एक्सप्रेस में दीजिए इजाजत। आदाब।